गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, जो है आपके पास प्रत्यावर्ती धारा। आज इस लेक्चर के अंदर बेसिकली हम लोग प्रत्यावर्ती धारा को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं और फिर प्रत्यावर्ती धारा में औसत धारा व आपके पास वर्ग माध्य मूल धारा को किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है गणितीय रूप से, वो चीज़ें हम लोग इसमें सीखेंगे। इस टॉपिक के बेसिस पे आप जो एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं वो है आपके एग्जाम्पल 1 to 7, उदाहरण संख्या 1 से लेकर 7 तक, और आंकिक प्रश्न पहला और दूसरा। ये कुल मिलाकर 9 क्वेश्चन है जो आप इस टॉपिक के बेसिस के ऊपर सॉल्व कर सकते हैं। अगली बात ध्यान रखें बेटा यहाँ पे हम लोग कि इस चैप्टर के लेक्चर तो कम आएंगे बट उनकी लेंथ थोड़ी बड़ी होगी, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे से लिंक करने वाले जो टॉपिक्स हैं वो ज़्यादा है। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि जिस टॉपिक से जो लिंक कर रहा है उसके जितने भी पार्ट हैं उन सब पार्ट को सिंगल वन लेक्चर के अंदर कवर किया जाए आपके पास। अब ध्यान देना बेटा, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं इस धारा के बारे में कि धारा क्या होती है। ये बात हम पढ़ के आ चुके हैं। आवेशों के प्रवाह की दर को क्या बोला जाता है बेटा? धारा बोला जाता है। यदि किसी धातु के अंदर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ एक नियत वेग से प्रवाहित होंगे तो उस धातु के अंदर धारा का क्या होगा? प्रवाह होगा। अब ये धारा मूल प्रकार से 2 भागों में विभाजित की गई है, एक तो दिष्ट धारा और एक बोला जाता है प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा को इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट करंट और शॉर्ट में बोलते हैं बेटा डीसी करंट। प्रत्यावर्ती धारा को इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेट करंट और शॉर्ट में बोला जाता है उसको एसी आपके पास। अब दिष्ट धारा, अब तक जितना भी सिलेबस हमने फिजिक्स में पढ़ा और उसके अंदर जितनी भी धारा हमें कहीं रिक्वायरमेंट थी या हमने कहीं प्रवाहित कराई, तो वहां पे कौन सी धारा प्रवाहित की गई है बेटा? आपके पास दिष्ट धारा प्रवाहित की गई है। जैसे बात करूं बेटा, दिष्ट धारा क्या होती है? ऐसी धारा जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ नियत बने रहते हैं, अर्थात इनकी आवृत्ति कितनी होगी? 0। सर इसका मतलब ये है, एक समय ले लो और एक कौन ले लो बेटा? धारा आपके पास। तो समय 0 सेकंड पे धारा का मान 5 एम्पियर, समय 1 सेकंड पे धारा का मान 5 एम्पियर, समय 2 सेकंड पे धारा का मान 5 एम्पियर, समय 3 सेकंड पे धारा का मान 5 एम्पियर। और हमेशा दिशा कैसी बेटा? ये पॉजिटिव है, मतलब हमेशा इनके मान कैसे आते हैं? धनात्मक आते हैं। तो देखो समय तो बढ़ता गया परंतु धारा का परिमाण वह ये पॉजिटिव क्या बता रहा है? दिशा दोनों ही एक जैसी बनी रहती है, कभी परिवर्तित ना हो। तो ऐसी धारा क्या कहलाती है बेटा? दिष्ट धारा कहलाती है। तो देखो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो 0 सेकंड पे 5 एम्पियर की करंट जाएगी, फिर 1 सेकंड पे 5 एम्पियर, 2 सेकंड पे 5 एम्पियर, इस प्रकार से सीधी रेखा मुझे प्राप्त होगी। तो ये सीधी रेखा किसको दर्शाती है? दिष्ट धारा को दर्शाती है। अब ये दिष्ट धारा हमें किस किस से मिल सकती है? तो सामान्य तौर के ऊपर जो आपके पास विद्युत सेल है, मोबाइल की बैटरीज है, या किसी भी टाइप की जो भी बैटरी आप कार में काम में ले लो, मोटरसाइकिल में काम में ले लो, इन सभी बैटरी से जो हमें धारा प्राप्त होती है वो दिष्ट धारा है। दिष्ट धारा का जो संकेत है बेटा वो इस प्रकार से बनाया जाता है, एक बड़ा डंडा और एक छोटा डंडा। बड़ा डंडा जो है वो धनात्मक सिरों को दर्शाता है और छोटा वाला ऋणात्मक सिरे को दर्शाता है। ये तो दिष्ट धारा की बात होगी। हमें चैप्टर क्या पढ़ना है बेटा? प्रत्यावर्ती धारा, और इस प्रत्यावर्ती धारा को हम लोग स्टडी करने वाले हैं। जस्ट इसके विपरीत, इसके विरोध में या विपरीत जो प्रॉपर्टी रखता है उसको क्या नाम देते हैं? प्रत्यावर्ती। यहाँ पर इसका परिमाण व दिशा नियत थे, जबकि यहाँ क्या हो जाएंगे? ऐसी धारा जिसका परिमाण व दिशा दोनों ही समय के साथ क्या होते हैं? परिवर्तित होते हैं या बदल जाते हैं। ऐसी धारा क्या कहलाती है बेटा? आपके पास प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। अब दिशा बदलेगी तो उसके पास क्या आएगी? आवर्ती। जैसे भारत के अंदर जो प्रत्यावर्ती धारा आती है वो 50 हर्ट्ज की होती है, 220 वोल्ट के ऊपर आती है। आपके घरों में जो प्रत्यावर्ती धारा आ रही है वो कितने हर्ट्ज की है बेटा? 50 हर्ट्ज की। अलग अलग देशों में इनके ऑपरेटिंग वोल्टेज का मतलब है जो वोल्ट वो देते हैं वह उनकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी,
जितनी आवृत्ति वो लोग प्रोवाइड करवाते हैं वो अलग अलग होती है। जैसे भारत में है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ब्रिटेन इंग्लैंड के अंदर जो आपके पास है वो है आपके पास बेटा 110 वोल्ट तथा 60 हर्ट्ज। इसी प्रकार से आपके पास सऊदी अरब के अंदर कुछ अलग है। तो अलग अलग देशों के अंदर ये जो ऑपरेटिंग वोल्टेज व ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो अलग अलग चलती है बेटा, ध्यान देना इस बात पे। अब ये जो प्रत्यावर्ती धारा है ये कई प्रकार की होती है, जैसे कि आपके पास ये है वर्गाकार धारा, ये है त्रिभुजाकार धारा और ये है ज्यावक्रीय धारा। कौन सी बेटा? ज्या साइन वाली, ज्यावक्रीय धारा आपके पास, साइनोसॉइडल बोलते हैं बेटा इसको इंग्लिश के अंदर। ये शेप हम पहले पढ़ चुके हैं, पाठ संख्या 9 के अंदर हमने एक डेरिवेशन किया था कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर एक आयताकार कुंडली घूर्णन कर रही है, तो उसके अंदर जो विद्युत वाहक बल होगा वो समीकरण ये आया था E बराबर E0 साइन ओमेगा टी। इसको मैं विभव के रूप में लिखना चाहता हूं तो EMF की जगह लिख दिया विभव। ये अधिकतम विद्युत वाहक बल था, ये अधिकतम विभव हो गया V0, साइन की जगह साइन है, तो विभव कितना था V0 साइन ओमेगा टी। धारा का मान कितना है बेटा? I बराबर I0 साइन ओमेगा टी आपके पास है। अब इसमें जो वक्र बनेगा वो वक्र किसका बनेगा? साइन का। साइन का वक्र आपको पता है इस प्रकार से आता है, तो ये साइन का वक्र है। मान लीजिए इसको अपना एक वक्र पूरा करने में कितना समय लगता है? t समय। तो ये समय अंतराल 0 से कहां जाएगा बेटा? t तक। आधा समय कितना होगा? t/2। अब ध्यान दो, समय तो बढ़ता जाएगा, समय किसी के लिए नहीं रुकता, ना आपके लिए रुकता है ना ही मेरे लिए रुकता है। तो हम क्या कह रहे हैं बेटा? समय बढ़ता गया, देखो समय 0, धारा का मान 0, समय कुछ बढ़ा, धारा का मान देखो बढ़ के इतना हो गया। इस समय पे धारा का मान अधिकतम हो गया, अर्थात धारा बढ़ रही है। अभी धारा क्या हो रही है? बढ़ रही है। उसके बाद समय बढ़ेगा, धारा के मान में क्या आएगी बेटा? कमी आएगी। फिर समय बढ़ेगा, धारा का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, अर्थात धारा का मान घट रहा है। और अभी दिशा कैसी है बेटा इसकी? धनात्मक, ये पॉजिटिव है। उसके बाद क्या हो रहा है? धारा अभी भी बढ़ रही है, परंतु जो दिशा है वो नेगेटिव हो गई है और आपके पास समय बढ़ा, धारा ऋणात्मक रूप से बढ़ी। उसके बाद में क्या हुआ? इस बिंदु तक तो धारा बढ़ी, उसके बाद समय और बढ़ा और धारा ऋणात्मक रूप से कम होती गई और फिर कितनी हो गई? 0। अर्थात अभी दिशा कैसी है बेटा? नेगेटिव। तो देखो दिशा कभी पॉजिटिव है कभी नेगेटिव है, अर्थात इसकी दिशा परिवर्तित हो रही है। जबकि यहाँ मैं बोलो धारा का मान कभी बढ़ता है कम होता है, ऋणात्मक रूप से बढ़ता है ऋणात्मक रूप से कम होता है, अर्थात धारा समय के साथ क्या हो रही है? परिवर्तित हो रही है। तो इस प्रकार की जो धारा होगी उसको क्या नाम दिया जाएगा बेटा? प्रत्यावर्ती धारा। हमें पूरे चैप्टर के अंदर इसी प्रत्यावर्ती धारा या ज्यावक्रीय या इसको मैं इंग्लिश में बोलूंगा साइनसोइडल करंट के बारे में बात करेंगे आपके पास। तो एक बार चाहता हूं इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग इसकी औसत धारा के बारे में बात करते हैं। ध्यान दे बेटा, अगला टॉपिक जो है वो है प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टता। दोनों में से किसी की बात कर लो, रिजल्ट सेम आते हैं। के तात्क्षणिक मान के बारे में बात करेंगे, शिखर मान के बारे में बात करेंगे, उसका औसत निकालेंगे व उसका वर्ग माध्य मूल मान कितना होता है इसके बारे में बात करेंगे। अब ध्यान दो, जैसे कि अभी आपको मैंने बताया था कि जो जनरेटर होता है वो आपके पास क्या बनाता है बेटा? तात्क्षणिक धारा बनाता है, तात्क्षणिक विभव बनाता है। तो विभव का समीकरण क्या था बेटा? V0 साइन ओमेगा टी। धारा का समीकरण कितना बेटा? I0 साइन ओमेगा टी। यहाँ पे जो ये I है ये बताता है बेटा क्या? तात्क्षणिक धारा को, ठीक है। I0 है वो दर्शाता है आपके पास इसके शिखर मान या अधिकतम मान को। ओमेगा क्या है बेटा? इसकी कोणीय आवर्ती है। ओमेगा क्या है? कोणीय आवर्ती। टी क्या है बेटा? इसका समय। और ओमेगा टी पूरे को अगर एक साथ लिखूं मैं तो ये क्या लाता है बेटा? आपके पास कलांतर कोण है आपके पास एक तरीके का, ठीक है। तो इस समीकरण में अगर वो आपसे पूछे कि तात्क्षणिक मान ज्ञात करो, अर्थात वो I का समीकरण आपसे ज्ञात करवाना चाहता है,
समीकरण में वो पूछे कि उसका शिखर मान बताओ, तो वो आई नॉट की वैल्यू आपसे पूछना चाहता है। समीकरण में वो जैसे ऐसे पूछेगा कि बताइए इसकी आवर्ती कितनी है, तो ओमेगा बराबर आप पढ़ के आए हो कितना होता है 2 पाई एफ है। मान लो समीकरण देगा आई बराबर कितना बेटा आपके पास आई नॉट साइन 50 पाई टी। अब पूछेगा बताओ दिए गए समीकरण के अंदर आवर्ती का मान बताओ, तो आपको इसका स्टैंडर्ड समीकरण पता होना चाहिए। सर स्टैंडर्ड समीकरण है, जैसे यहाँ पे वो 5 दे देगा, तो ये है आई नॉट साइन ओमेगा टी आपके पास। अब ध्यान दीजिए इन समीकरणों की तुलना करोगे तो शिखर मान कितना प्राप्त होगा आपको 5, ओमेगा का मान कितना प्राप्त होगा 50 पाई, ओमेगा बराबर है 50 पाई। और मेरे से पूछा क्या गया है यहाँ पर आवर्ती, तो ओमेगा बराबर कितना होता है 2 पाई एफ होता है, ये हो जाएगा 50 पाई, पाई से पाई काट दो, 2 से इसको काटोगे 25 बार, तो आवर्ती प्राप्त होगी 25 हर्ट्ज। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो अगर समीकरण की बात करो तो आई किसको दर्शाता है बेटा आपके पास दार्शनिक धारा को, आई नॉट किसको दर्शाता है शिखर मान को, ओमेगा दर्शाता है कोणीय आवर्ती, और ओमेगा का मान कितना होता है 2 पाई एफ, और एक और मान याद रखना 2 पाई। आवर्ती जो होती है वो आवर्त काल का व्युत्क्रम होती है, अर्थात एफ का मान होता है 1/t। तो ओमेगा के ये 2 मान भी आप याद रखें। टी किसका मान है बेटा, समय का मान है, और ओमेगा टी दोनों हो जाएंगे तो वो साइन के कलांतर अर्थात कला कोण कहलाएंगे आपके पास। तो इस प्रकार की बातें आपसे पूछी जाएगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। हमने दार्शनिक समझ लिया, हमने शिखर समझ लिया, अब हमें किसका मान ज्ञात करना बेटा, औसत का मान ज्ञात करना है। ले लिया स्क्रीनशॉट इस चीज का बेटा, ठीक है। अब देखिए मैं केवल यहाँ पे धारा के बारे में गणना करूंगा, तो जिस प्रकार से धारा के मान प्राप्त होंगे वैसे ही आप वोल्टता के मान भी प्राप्त कर सकते हो। हमने कहा आई 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 बराबर है आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसका क्या बनाओ बेटा वक्र, अरे क्या बनाओ वक्र, वक्र बनेगा बेटा धारा, कौन धारा, और कौन समय, कौन समय के मध्य। बताओ आई किस पे निर्भर करता है, साइन के ऊपर, अर्थात इसका वक्र भी कैसा बनेगा साइनोसोडल बनेगा। तो यहाँ पे एक साइन का वक्र बना दिया जाएगा। ये साइन होगी बेटा। अब मान लो इसका एक समय या एक चक्र पूरा करने में उसको टी समय लगता है, तो ये इसका अधिकतम मान है, अधिकतम मान या शिखर मान धनात्मक में कितना है आई नॉट, और ऋणात्मक में कितना है माइनस का आई नॉट। अब बताओ यहां से यहां जाने में समय लगा टी, तो आधा वक्र करने में कितना समय लगेगा t/2। अगर मैं पूछूं इससे भी आधा, अर्थात इस बिंदु तक आने में कितना समय लगेगा इसको t/4। मैं पूछूं यहाँ पे कितना होगा, तो ये तो थर्ड फोर्थ हो गया, अर्थात ये हो गया 3t/4 आपके पास, ठीक है। अब मेरे 3 मान यहाँ ज्ञात करने हैं। बताओ पूरे पूर्ण चक्र में इसकी औसत धारा कितनी, फिर ज्ञात करना है आधे चक्र में औसत धारा धनात्मक के, और ऋणात्मक के आधे चक्र में औसत धारा, तो कुल कितने भाग हो गए बेटा 3। सबसे पहले ज्ञात कर रहा हूं बेटा मैं पूर्ण चक्र, किसकी पूर्ण चक्र की औसत धारा, पूर्ण चक्र की औसत धारा, धारा, ठीक है। पूर्ण चक्र की क्या निकाल रहे हैं बेटा औसत धारा। बड़े ध्यान से सुनना बालक व बालिकाएं, यहाँ पर ये जो धारा है वो इस प्रकार की है जो समय के साथ बदलती है। सर क्या कहना चाहते हो, सही से बोलो ना। इधर एक भैया ये धारा है, ये समय 1 सेकंड पे यहाँ थी, 2 सेकंड पे इतना मान हो गया, 3 सेकंड पे ये मान हो गया, 4 सेकंड पे इतना, 5 सेकंड पे इतना, अर्थात हर समय पे धारा का जो परिमाण है वो अलग अलग है। जैसे यहाँ 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर और 4 एम्पियर, अर्थात धारा का परिमाण समय के साथ परिवर्तित हो रहा है। तो इस प्रकार के जो आपके पास संबंध होते हैं इनका औसत, अब तक जो सामान्य गणित आप पढ़ के आ रहे थे, सामान्य गणित में औसत कैसे निकालते हैं, संख्याओं का योग बटा संख्याओं का मान, ये लिखते थे।
उस सूत्र से नहीं निकाल सकते। यहाँ पर औसत निकाला जाएगा समाकलन से। और समाकलन से औसत कैसे निकालोगे? मान लीजिए कोई समीकरण है ए जो समय का फंक्शन है या समय के रूप में लिखा गया आपके पास, अर्थात जो ए कोई भी संख्या रही होगी वो इस समय के अनुसार बदलती है। मान लो इसका कोई भी समीकरण रहा होगा एक्स वाई जेड, जैसे कि ए एक्स या ए टी क्यू प्लस बी टी, ऐसा कुछ समीकरण है। मुझे इसका क्या पूछा बेटा कि क्या निकालो? औसत। क्या निकालो? इसका औसत। तो जब कोई चीज समय के अनुसार परिवर्तित हो या किसी दूसरी संख्या के ऊपर निर्भर करती हो तो उनका औसत निकालने का तरीका है समाकलन। जिसपे परिवर्तित हो रहा है उसके सापेक्ष क्या करेंगे? ऊपर और नीचे समाकलन कर दिया। जिसका औसत निकालना है, औसत किसका निकालना है बेटा? ए का, तो उसको यहां रख देंगे। इस प्रकार से आप उसका क्या निकालोगे बेटा? औसत। अर्थात जो संख्या समय के साथ बदलती है या किसी और दूसरी राशि पर निर्भर करती है उनका औसत इस सूत्र के द्वारा निकाला जाएगा। जैसे इस सूत्र को मैं यहां लगाता हूं, हमने बोला I बराबर कितना है? I नॉट साइन ओमेगा टी, और ये जो धारा है ये समय के फलन के रूप में लिखी गई है, अर्थात धारा समय के अनुसार बदलती है। तो इसके औसत का सूत्र क्या होगा? I एवरेज, या I एवरेज को कई बार क्या लिखते हैं बेटा? I बार। ये दोनों एक ही संकेत हैं, अर्थात ये दोनों औसत को दर्शा रहे हैं आपके पास। ये होगा समाकलन। औसत किसका निकालना चाहते हैं? धारा का। धारा किस में निर्भर कर रही है? समय पर। तो समय के साथ क्या कर देंगे? समाकलन बट्टे में 1 ऑफ क्या बेटा? dt। देखो यही काम किया। यहाँ समीकरण ए का था तो यहाँ ए लिखा था। यहाँ समीकरण किसका है बेटा? I का, तो क्या लिखा जाएगा? I आपके पास लिखा जाएगा। अब से आप लोग याद रखोगे कि प्रत्यावर्ती धाराओं के लिए औसत का सूत्र ये बनता है आपके लिए। ठीक है बेटा, आगे देखें एक बार। ठीक, अब ध्यान दो कौन से चक्र की बात कर रहा हूं भैया? पूर्ण चक्र। पूर्ण चक्र स्टार्ट कहां से होता है? 0 से, और खत्म कहां होता है? t पर। तो समय लगेगा 0 से t। यहां देखो जो वेरिएबल है वो कौन है? समय है। तो यहां समय की प्रारंभिक लिमिट आएगी और यहां अंतिम लिमिट आएगी। प्रारंभिक सीमा, अंतिम सीमा। सर सीमा कौन? यहां देखो ये है 0 पे, ये कितने पे? t पे। इसकी सीमा भी क्या लिखोगे? 0 से कितनी बेटा? t। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। तो I एवरेज बराबर कितना हो गया? समाकलन 0 से t। समाकलन 0 से t क्या लिखा है? I, और I का मान हमें पता है I नॉट साइन ओमेगा t होता है। तो ये हो गया बेटा I नॉट साइन ओमेगा t ऑफ क्या? dt बट्टे में समाकलन 0 से t 1 ऑफ क्या? dt। देखो समाकलन किसके सापेक्ष कर रहे हो? dt के सापेक्ष। I नॉट कैसी क्वांटिटी है? कांस्टेंट। कहां आ जाएगा बेटा? बाहर। तो I नॉट को बाहर निकाल दिया जाएगा। समाकलन 0 से t क्या बचेगा? साइन ओमेगा t ऑफ dt बट्टे में 1 dt का समाकलन कितना होता है बेटा? स्मॉल t, और लिमिट कहां से कहां जा रही है? 0 से कैपिटल T। साइन ओमेगा t का समाकलन बोलो। जिसको आता है अच्छी बात है, नहीं आता सीख लो भैया। I नॉट बराबर साइन का समाकलन होता है कितना? माइनस के कॉस। साइन का समाकलन क्या होता है? माइनस के कॉस, और t के साथ जो भी गुणा में होता है वो किस में आ जाता है बेटा? बट्टे में। जब समाकलन करते हो तो यहाँ पे t के साथ जो भी गुणा होगा वो बट्टे में आ जाएगा, जबकि जब आप अवकलन करोगे तो t के साथ जो भी गुणा में होगा ओमेगा वो यहाँ बाहर गुणा में लिखा जाता है। ठीक है भैया, लिमिट क्या चल रही है? 0 से t। इसमें लिमिट ओपन करोगे, लिमिट कैसे ओपन करते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। t की जगह रखेंगे t माइनस ऑफ क्या बेटा? 0। फिर से आगे की तरफ सोल्व करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा? माइनस ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो। माइनस के I नॉट t माइनस 0 t, और ये हो गया ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा t 0 से कितना? t। आप लोग अच्छे बच्चे हो, ओमेगा की वैल्यू याद होगी। कितनी थी भैया? ओमेगा ओमेगा ओमेगा।
ओमेगा बराबर था 2 पाई बटे में टी। अरे कितना था 2 पाई बटे में टी। ओमेगा का मान यहां रखो तो बताओ बेटा आई एवरेज, क्या आई एवरेज, आई एवरेज कितना आएगा सर, ये होगा माइनस के आई नॉट, माइनस के आई नॉट टी। ओमेगा की जगह रख दिया 2 पाई बाई टी, फिर कॉस ओमेगा की जगह रख दिया 2 पाई बाई टी, स्मॉल टी लिमिट चढ़ी है 0 से कैपिटल टी। ठीक है, अरे बाप रे कितना बोलना पड़ता है सर, टी से टी कट गया और कुछ कट रहा है क्या, ना बालक। तो आई एवरेज बराबर कितना, माइनस के आई नॉट अपॉन में क्या 2 पाई। अब देखो बेटा लिमिट कैसे ओपन करेंगे, अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा cos 2 पाई बाई टी। स्मॉल टी की जगह पहले क्या लिखेंगे कैपिटल टी, फिर माइनस cos 2 पाई बाई कैपिटल टी। स्मॉल टी की जगह क्या रखेंगे बेटा 0 आपके पास। ठीक है, सॉल्व करो, आई एवरेज बराबर बराबर कितना, माइनस के आई नॉट अपॉन में 2 पाई। ठीक है, टी से टी कट गया, cos ऑफ क्या हो जाएगा 2 पाई माइनस ये पूरी टर्म 0 अर्थात ये हो गया cos 0 डिग्री। ठीक है बालक, अब बताओ आई एवरेज कितना हो जाएगा, माइनस के आई नॉट अपॉन में क्या 2 पाई, cos 2 पाई हो गया cos 360 अर्थात घूम के 0 पे आ गए, इसका मान होगा +1। cos 0 का मान होता है 1, 1 माइनस 1 0, पूरी टर्म कितना हो गई 0। लो सर इतना बड़ा काम किया और आंसर कितना आया 0 0। तो देखो ये बात तो हम पहले ही बोल सकते थे भाई, अगर मैं कहूं एक संख्या है 5, दूसरी संख्या है -5, इनका औसत निकालो, तो आप क्या कहोगे दोनों को जोड़ दो, बट्टे में 2 का भाग दे दो, ऊपर 0 बट्टे में 2 बराबर कितना 0। अरे औसत कितना आएगा 0। क्यों, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव मान है, तो औसत सदैव सदैव कितना प्राप्त होता है 0 ही प्राप्त होता है। देखो प्रत्यावर्ती धारा है तो जितना ये पॉजिटिव में वक्र बनाती है उतना ही नेगेटिव में बनाती है, तो इसके पूरे एक चक्र के अंदर औसत धारा का मान कितना होगा 0। कितना होगा 0, परंतु हमें इसका औसत निकाल के बताना पड़ेगा कि गणितीय रूप से देखो 0 आता है, तो इस प्रकार से आपको शो करना पड़ेगा। चाहता हूं एक बार इसका लो आप स्क्रीनशॉट। ध्यान दे बच्चा, अभी हमने क्या किया था, पूर्ण चक्र में निकाला था, अब बोलेंगे धनात्मक, क्या धनात्मक अर्ध चक्र में औसत धारा का मान, औसत धारा का मान आपके पास। तो धनात्मक अर्ध चक्र स्टार्ट कहां से होता है 0 से और खत्म कहां से होता है t/2 से, 0 to t/2 आपके पास t/2। ठीक है, धारा का समीकरण कितना है आई नॉट साइन ओमेगा टी। बताओ क्या ये भी 0 आएगा क्या, नहीं सर, क्योंकि इसके दोनों हिस्से जो भी करोगे वो सब कैसे होंगे पॉजिटिव। अब इनका कुछ ना कुछ औसत आपको प्राप्त होगा। देखो वो औसत कितना प्राप्त होगा, कैसे निकालेंगे सर, औसत निकालने का सूत्र आपने अभी बताया, समाकलन ऑफ आई डी टी बटा समाकलन ऑफ 1 dt। अब टाइम की यहाँ पे प्रारंभिक लिमिट 0, अंतिम कितना t/2, 0 से t/2, 0 से t/2। ठीक है, अब इसमें i का मान रख दो तो बताओ ये कितना हो जाएगा, आई एवरेज बराबर 0 से t/2 आई नॉट साइन ओमेगा टी ऑफ dt। i का मान रख दिया मैंने, बट्टे में क्या चल रहा है 1 dt, 1 dt का समाकलन कितना हो जाएगा t लिमिट 0 से t/2। आई नॉट dt के रेस्पेक्ट में क्या है कांस्टेंट, कहां आ जाएगा बेटा बाहर। अब आई एवरेज कितना, आई नॉट एज इट इज, इसमें लिमिट ओपन करो t/2 माइनस ऑफ 0, साइन ओमेगा टी का समाकलन क्या होता है माइनस के cos ओमेगा टी अपॉन में ओमेगा 0 से कितना t/2 आपके पास। ठीक है,
अब आई एवरेज इक्वल टू कितना सर, आई नॉट अपॉन में टी बाई टू, टू कहाँ चला गया ऊपर, सही से लिखो सर दिखाई नहीं देगा, टू आई नॉट बाई टी, देखो माइनस ओमेगा, बाहर निकाल लिया कांस्टेंट है, अंदर बचेगा कोस ओमेगा टी, 0 से टी बाई टू। आप लोग अच्छे बच्चे हो, पढ़ के आए होंगे, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन में कैपिटल टी, इसका मान रखोगे तो बताओ आई एवरेज कितना हो जाएगा, माइनस के 2 आई नॉट अपॉन में टी, ओमेगा की जगह रखना है 2 पाई बाई टी, फिर कॉस रखेंगे सर, ओमेगा की जगह रखेंगे 2 पाई बाई टी, गुणा में क्या स्मॉल टी, लिमिट चल रहा है 0 से टी बाई टू। कुछ कट रहा है क्या, हाँ सर, आरी लेना, चाकू लेना, काट देना, 2 से 2 काट देंगे। अब बताओ बालक बालक बालक, आई एवरेज, आई एवरेज का मान कितना, माइनस आई नॉट बट्टा पाई, माइनस के आई नॉट बट्टे पाई, ठीक है सर। अब चल रहे हैं लिमिट ओपन करेंगे, अरे क्या ओपन करेंगे, लिमिट cos 2 पाई अपॉन टी तो एज इट इज रहेगा, 2 पाई अपॉन टी तो एज इट इज रहेगा, और इस टी की जगह क्या रखेंगे, पहले टी बाई टू, कितना रखेंगे टी बाई टू माइनस के cos 2 पाई बाई टी मल्टीप्लाई में क्या 0, सोल्व करो, आई एवरेज बराबर माइनस के आई नॉट अपॉन में पाई। अब ध्यान दो, टी से टी कर दिया, 2 से 2 कर दिया, कितना बचा cos पाई, फिर माइनस में ये कितना हो जाएगा 0, cos 0, ठीक है। अब आई एवरेज कितना, माइनस के आई नॉट अपॉन में पाई, cos पाई का मान cos 180 का मान होता है माइनस का 1, cos 0 का मान 1, ये भी माइनस, माइनस 1 माइनस 1, माइनस के 2, माइनस के 2 इससे माइनस से गुणा होंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, तो आई एवरेज हो जाएगा 2 आई नॉट अपॉन में क्या बेटा पाई, ये हमारा हो गया आई एवरेज। अगर 2 बट्टा पाई को आप सोल्व करते हो, पाई का मान रखना 3.14 और 2 बट्टा पाई को सोल्व करोगे तो ये आएगा आपके पास 0.637 ऑफ कितना आई नॉट। अब ध्यान दो, जो प्रथम धनात्मक अर्धचक्र है उसका औसत इतना आया, अगर आप इस ऋणात्मक अर्धचक्र का औसत निकालोगे ना तो वो औसत कितना आएगा, ऋणात्मक अर्धचक्र का औसत, वो औसत आएगा सर आई एवरेज बराबर माइनस का 2 आई नॉट अपॉन में पाई, या फिर माइनस के 607 इंटू ऑफ क्या बेटा आई नॉट। सर कैसे आएगा, कुछ नहीं करना, केवल समय की लिमिट चेंज करोगे समीकरण में। ऋणात्मक अर्धचक्र कहां से चलता है, टी बाई टू से, खत्म कहां होता है टी पर, तो यहां रखना टी बाई टू, यहां रखना टी, यहां रखना टी बाई टू, यहां रखना टी, ये पूरा एज इट इज सोल्व होगा और अंत में केवल चिन्ह बदलेगा, यहां आ जाएगा माइनस का आपके पास, तो माइनस में कितना है बेटा आपके पास है माइनस के 2 आई नॉट अपॉन में कितना पाई। अब देखो ये जितना पॉजिटिव में है उतना ही कितना आया नेगेटिव के अंदर आया, तो जो औसत होगा कुल वो फिर से कितना हो जाएगा 0, तो फिर से बोल देंगे पूर्ण चक्र में आई एवरेज कितना आएगा बेटा 0, ये 0 प्राप्त होगा। ये तो हो गया औसत, अर्थात सर जी जो आपके पास प्रत्यावर्ती धारा है उसका एक पूर्ण चक्र में औसत कितना रहता है, 0 रहता है, तो क्या हम उसका औसत नहीं निकाल सकते, क्या निकाल सकते हैं, लेकिन सामान्य तरीके से नहीं निकलेगा, उसके लिए थोड़ा कुछ अलग सोचना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अलग सोचना पड़ेगा, और वो औसत निकालेंगे बेटा वर्ग माध्य मूल मान से। किससे निकालेंगे, वर्ग माध्य मूल मान। तो अगला टॉपिक यही है, इससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। देखिए बच्चा, अगला है आपके पास वर्ग माध्य मूल मान। वास्तविकता में अगर सोच के देखो तो जो सामान्य तरीका था उसमें औसत 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जितना पॉजिटिव है उतना ही क्या है नेगेटिव। अगर किसी तरीके से इस नेगेटिव को भी क्या बना दिया जाए पॉजिटिव और फिर इसका औसत निकाला जाए तो आपके पास इसका जो कुल है वो अब 0 नहीं आएगा, कुछ मान प्राप्त होगा। यही बात हम लोग सोचें। अब देखो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के 2 तरीके, या तो नेगेटिव से गुणा कर दो,
लेकिन जैसे ही नेगेटिव से गुणा करोगे तो ये नेगेटिव बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा बेटा, पॉजिटिव। तो वो तरीका कारगर नहीं है। अब दूसरा तरीका जो गणित में आता है किसी नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने का, वो है उसका स्क्वायर करना, उसका वर्ग करना। जैसे आपको पता है कि -2 का स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा सर कितना आपके पास, प्लस का 4। लेकिन सर इससे तो संख्या बदल गई, क्या बदल गई, संख्या। तो क्या करेंगे, इसका दोबारा से क्या निकाल देंगे बेटा, अंडर रूट। तो अब कितना हो जाएगा, 2। देखो पहले संख्या माइनस में थी, अब इसमें हो गई प्लस में। अर्थात किसी का स्क्वायर करके वर्ग कर दिया जाए तो संख्या वही रहती है, बस उसका चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। जो नेगेटिव है वो क्या बन जाता है, पॉजिटिव। अब देखो इसके नाम में भी कुछ है, वर्ग, माध्य, मूल धारा, इंग्लिश में बोलते हैं आपके पास बेटा RMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, अब ध्यान दो क्या करेंगे हम लोग, सर पहले धारा लेंगे। धारा कितनी है, I बराबर कितना सर, I0 sin ओमेगा t। क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहले उस धारा का वर्ग करेंगे, तो सर धारा का वर्ग करेंगे अर्थात स्क्वायर कर देंगे। फिर उसका माध्य, माध्य का मतलब उसका औसत। मैंने कहा था औसत को दो तरीके से दर्शाएंगे, या तो इसके ऊपर बार लगा दो या यहाँ क्या लिख दो, एवरेज। मैंने बार लगा दिया अर्थात मैंने इसका क्या निकाल लिया, औसत। अब इसका मूल, मूल का मतलब इसका क्या लेंगे बेटा, अंडर रूट। ये अंडर रूट ले लिया। अब ये जो धारा प्राप्त होती है इस धारा को बोलते हैं बेटा RMS धारा या वर्ग, माध्य, मूल धारा। अब देखो हुआ क्या, स्क्वायर से कौन कट जाएगा, अंडर रूट। तो स्क्वायर से अंडर रूट काट दोगे तो क्या बचेगा, I बार अर्थात I एवरेज। औसत ही बचा, अर्थात अभी भी हम औसत ही निकाल रहे हैं, परंतु इस बार जो औसत हमारा होगा वो शून्य नहीं होगा, वो कुछ हमें प्राप्त होगा। अब देखो वो कुछ औसत कैसे प्राप्त करते हैं। सबसे पहले ध्यान दो, क्वेश्चन कह रहा है कि जिस समीकरण का आप वर्ग, माध्य, मूल मान निकालना चाहते हैं, पहले उस समीकरण का क्या करेंगे, वर्ग। तो समीकरण के दोनों तरफ होगा, वर्ग कर दो, ये हो जाएगा I स्क्वायर, ये हो जाएगा I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब उसका क्या निकालेंगे, माध्य। तो माध्य निकालने का सूत्र मैंने पहले भी बताया है, समाकलन। जिसको माध्य निकालना है उसको यहाँ रखो। इस बार माध्य वर्ग का निकाल रहा हूं, इसलिए मैंने वर्ग को यहां पर रखा है, ऑफ dt अपॉन में समाकलन ऑफ 1 dt। बात खत्म। अब देखो यहां पर सीमाबद्ध करना पड़ता है, लिमिट रखनी पड़ती है। मैं पूरे चक्र का वर्ग, माध्य, मूल मान ज्ञात कर रहा हूं, तो पूरा चक्र स्टार्ट कहां से होता है, 0 से, खत्म कहां होता है, t पर। इसलिए लिमिट क्या रखी जाएगी बेटा, 0 से t, 0 से क्या, t। पहले इसका औसत सोल्व कर लो भैया। ठीक है, करते हैं सर सोल्व। अब देखो ये हो गया I स्क्वायर का औसत बराबर होगा समाकलन 0 से t। I स्क्वायर का मान हमें पता है कितना, I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t। इसका मान यहां रख दो, I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t ऑफ dt बट्टे में कौन चल रहा है, 1 dt। 1 dt का समाकलन कितना होगा बेटा, t। और लिमिट कहां से कहां है, 0 से t आपके पास। I स्क्वायर बार बराबर कितना बेटा, I0 स्क्वायर तो कांस्टेंट है, इसको तो चलो बाहर निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब समाकलन किसका करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा t का। लेकिन एक चीज याद रखो, आपके पास जो फिजिक्स है या मैथ जहां आप पढ़ते हो उसके अंदर कभी भी साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर, टेन स्क्वायर इनके सीधे समाकलन नहीं होते, पहले उनको सिंगल घात के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक सूत्र हम लोग याद रखेंगे कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर होता है 1 माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी अपॉन में कितना, 2। देखो ये स्क्वायर था, ये एक घात के अंदर कन्वर्ट हो गया। सूत्र को परिवर्तित करो, I0 स्क्वायर 0 से t। इसको क्या लिखूंगा बेटा, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन में 2 ऑफ dt अपॉन में, इसमें लिमिट ओपन करोगे t माइनस 0। ठीक है, अब सर जी I स्क्वायर बार बराबर कितना, I0 स्क्वायर।
ठीक है, अपॉन में क्या चल रहा है, टी, टू को कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो। अब क्या बचा, समाकलन 0 से टी 1 माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी ऑफ क्या, dt। ठीक है, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे सर, आई स्क्वायर का बार बराबर आई नॉट स्क्वायर अपॉन में 2t। अब पहले 1 को करोगे समाकलन, ये हो जाएगा 0 से t 1 dt, फिर माइनस, अरे 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 बालक बालक बालक, 0 से t cos ऑफ 2 ओमेगा t ऑफ क्या बेटा, dt। ठीक है, अब ध्यान दो, ये जो cos 2 ओमेगा t ऑफ dt का समाकलन है वो कितना होता है बेटा, 0 होता है जब 0 से t के लिए करोगे। मैं साइड में करके बता देता हूं, 0 से t cos ऑफ 2 ओमेगा t ऑफ dt कितना होता है, 0 आएगा। तो कैसे आएगा, cos का समाकलन होता है बेटा sin 2 ओमेगा t, t के साथ जो गुणा में है वो अपॉन में आ जाएगा 2 ओमेगा, और लिमिट चल रही है 0 से t, 2 ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, 1 अपॉन 2 ओमेगा, 1 अपॉन 2 ओमेगा एज इट इज साइन 2 ओमेगा की जगह रखेंगे 2 पाई बाई टी ऑफ स्मॉल t, 0 से कितना बेटा, t। लिमिट ओपन करना आपको आती है, 1 अपॉन 2 ओमेगा, अब हो जाएगा साइन 4 पाई बाई टी, इस t की जगह रखा जाएगा कैपिटल T माइनस के साइन 4 पाई बाई टी गुणा में क्या, 0, 1 अपॉन 2 ओमेगा एज इट इज, t से t काट दोगे, साइन 4 पाई, साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, साइन 5 पाई, साइन n पाई, किसी का ये मान कितना होता है बेटा, 0। तो ये पूरा मान कितना हो जाएगा, 0। ये साइन 0 डिग्री हो गया, साइन 0 डिग्री भी कितना होता है, 0, 0 माइनस 0, 0 से गुणा करोगे पूरी टर्म क्या आएगी, 0। अर्थात 0 से t cos 2 ओमेगा t dt का समाकलन कितना होता है, 0। अब इसको यहां सोल्व करने की जरूरत नहीं है, एक्चुअली में क्या है, फिजिक्स पढ़ रहे हो, ठीक है ना, तो मैथमेटिक्स थोड़ी दर्शाएंगे। आपकी बुकलेट ने भी यही किया है, राजस्थान बोर्ड की बुक उठा के देखोगे तो उसने भी इसको सोल्व नहीं किया और सीधा सीधा साइड में वैल्यू बोल दी कि 0 से t cos 2 ओमेगा t dt का समाकलन कितना होता है, 0। क्योंकि अगर वो अकेले इसको सोल्व करता है तो कम से कम 4 से 5 स्टेप ये डेरिवेशन और बड़ा हो जाएगा, और हम नहीं चाहते कि कुछ लेंथी हो, इसलिए हम इसको डायरेक्ट कितना कर देंगे, 0। सर ये 0 हो गया, चलो ठीक है। अब क्या बचा, आई स्क्वायर का बार बराबर आई नॉट स्क्वायर अपॉन में 2t, अपॉन में 2t, 1 dt का समाकलन होगा t, 0 से t माइनस, ये तो कितना हो गया सर, 0, साइड में बता चुका हूं। अब आई स्क्वायर का बार बराबर कितना, आई नॉट स्क्वायर अपॉन में 2t, t माइनस 0 t होगा, t से t काट दोगे तो ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर बाई 2, आई नॉट स्क्वायर बाई 2। ओहो ओहो ओहो, यहाँ देख बार, ओहो, आई स्क्वायर का बार बराबर है आई नॉट स्क्वायर बाई 2। अभी तक क्या क्या किया आपने, सर हमने पहले वर्ग किया, फिर उसका माध्य निकाला, अब क्या करना है, मूल, अर्थात दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे, तो दोनों और मूल लेने पर, क्या लेने पर, मूल लेने पर आपके पास मुझे ये मिटाना पड़ेगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो इससे का, ताकि कभी आपको इसका सॉल्यूशन देखना हो तो आप देख पाओ, ठीक है बालक। देखो दोनों और अंडर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आई स्क्वायर का एवरेज बराबर अंडर रूट ऑफ आई नॉट स्क्वायर बाई 2, ठीक है। आई स्क्वायर एवरेज अंडर रूट, इसको क्या लिखते हैं सर, आई आर एम एस, तो इसको तो लिख देंगे आई आर एम एस, आई नॉट तो रूट से बाहर आ जाएगा, बट्टे में रूट 2, अर्थात वर्ग बाध्य मूल धारा का मान कितना होता है बेटा, आई नॉट बट्टा रूट 2 होता है। इसको और सॉल्व करो, अर्थात 1 बट्टा रूट 2 को अगर सॉल्व करेंगे तो आई आर एम एस का मान होगा 0.707 ऑफ आई नॉट, ये हो गया बेटा आई आर एम एस। तो इस लेक्चर में आज इतना ही बेटा, यहाँ हमने बात करी किसके बारे के अंदर, औसत धारा के बारे में और प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल के मान के बारे में बात करी। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, और रही बात नोट्स की, तो चैप्टर खत्म होने के बाद 3-4 दिन बाद जब मेरे पास नोट्स आ जाएंगे तो मैं भी अपलोड कर दूंगा,
तो नोट्स बेसिकली क्या है कि जितना भी आपको नोट्स में मिलेगा ना वो यही मिलेगा जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो आपको मैं यही प्रेफर करूँगा कि आप बोर्ड से इसको कॉपी करें, अपने नोट्स खुद बनाएं बेटा। थैंक यू।